Facebook Live. Good afternoon, sir. बच्चे Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। सर आइसोडायलेस्टर मतलब क्या होता है? आइसोडायमेट्रिक का मतलब हुआ जिसका समव्यास होगा, समव्यास। तो ऐसी चीज जिसका व्यास जो है वो एक बराबर है आपस उसको बोलेंगे आइसोडायमेट्रिक। सर जाइलम फाइबर। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर जाइलम फाइबर क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है क्या? हाँ, जिम्नोस्पर्म का वुड जो है वो सॉफ्ट है। सॉफ्ट वुड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर जाइलम फाइबर एब्सेंट होता है। एक्चुअली क्या है, उनका ट्रैकेट ज्यादा मजबूत है। उनका ट्रैकेट जो है वो खुद ही ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए उनको फाइबर की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, थैंक यू सर। अरे आरती, गुड नाइट अभी से। यस सर, अभी से सजाते। सर स्वांगीकरण मतलब? स्वांगीकरण का मतलब होता है बनाना, कुछ चीज को फॉर्म करना, सिंथेसाइज करना। स्वांगीकरण तुम फूड बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो, तो दूसरे केमिकल बनाने के लिए भी यूज कर सकते सर स्वांगीकरण मतलब तो अवशोषण होता है क्या? शायद जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के टाइम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। नहीं नहीं, स्वांगीकरण का मतलब अवशोषण के बाद वाली प्रक्रिया। यदि तुमने कुछ चीज एब्जॉर्ब किया उसके बाद वो डिफरेंट केमिकल्स में कन्वर्ट होगा, उसे हम बोलेंगे स्वांगीकरण। अच्छा हाँ, थैंक यू। ये किसी ने मुझे क्या फोटो भेजा है, क्या समझ नहीं आ रहा बच्चे इसमें पूरा पैराग्राफ में? सर ये पैराग्राफ समझा दीजिएगा। ये तो हमने पढ़ा था ना कि इन ब्रीडिंग यदि हम करते हैं तो इन ब्रीडिंग में क्या होगा? इन ब्रीडिंग यदि होगी तो संयुग्मजता बनेगी। कि हम इन ब्रीडिंग करवाएंगे तो क्या होगा? सारे कैरेक्टर जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में आने लग जाएंगे, संयुग्मजता बढ़ेगी। तो यदि हमें शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करना है, शुद्ध वंशक्रम क्या होता था? जैसे मेंडल वाला एक्सपेरिमेंट में कैपिटल टी शुद्ध वंशक्रम से प्राप्त करते थे, होमोजाइगस होता है। तो यदि हमें शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करना है तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यही है कि बार बार यदि हम अंतः प्रजनन करवाते हैं, इनब्रीडिंग करवाते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस के अंदर जो हार्मफुल कैरेक्टर्स हैं वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो उनको हटाना पड़ेगा। और साथ में इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी आता है। ठीक है, जनन क्षमता जो है वो घट जाती है, उत्पादकता घट जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? अंतः प्रजनन अवसाद या इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? बहिर्प्रजनन करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा है। ठीक यस सर। हेलो सर, ये शुंडाकार मतलब क्या होता है सर? क्या लिखा हुआ है? शुंडाकार। शुंडाकार। ये इसमें सर लाइन है, इसकी कोशिका भित्ति मोटी तथा लिग्निन होती है और गुहिका शुंडाकार होती है। मतलब सर गुहिका शुंडाकार मतलब? मुझे लग रहा है फ्यूजिफॉर्म टाइप का, तो ऐसा शेप। ये सर तर्कु आकृति को बोल रहा है। टर्कू वाला। टर्कू क्या आकार का? यस सर, थैंक यू सर। चलो, तो फिर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाइलम के बारे में पढ़ लिया। मतलब आज हम देख रहे हैं फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में नेक्स्ट है फ्लोएम, कोशवाह ऊतक। अगेन यदि मैं बोलूं जैसे हमने जाइलम पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही पढ़े इसको। देखो फ्लोएम के बारे में जब जैसे हमने तुम्हारा था तो ये क्या है? ये भोजन को ट्रांसफर करने वाला टिश्यू है। यानी कि हम बोलते हैं कि दिस मेनली फूड कंडक्टिंग
भोजन का परिवहन करने वाला तत्व है में भी कहते हैं फ्लोएम होता है, और इसके अंदर भी फूड कंडक्टिंग जो एलिमेंट होते हैं या पार्ट होते हैं, फूड कंडक्टिंग एलिमेंट और पार्ट, इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो है लेप्टॉन। जैसे हेड्रोवर्ड यूज करे थे पानी का कनेक्शन करने वाला पार्ट, वैसे ही भोजन का जो संवहन करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, लेप्टॉन बोलेंगे। सीप की ऊर्जा को लेप्टॉन में आते हैं। अब फ्लोएम के भी पार्ट्स देखो, जैसे जाइलम के पार्ट देखे थे, फ्लोएम दो प्रकार का हो सकता है। प्राइमरी प्लांट पार्ट देखो, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा प्राइमरी फ्लोएम, प्राथमिक कोशिका उदर, और सेकेंडरी फ्लोएम। क्या अब हर एक बच्चा ये जानता है कि प्राइमरी फ्लोएम जो है वो किस प्रकार का टिश्यू और कौन बनाता है? प्राइमरी फ्लोएम को कौन बनाता है? प्रोकैम्बियम। कौन सा है? प्रोकैम्बियम। और ये किस प्रकार का होता है? प्राइमरी परमानेंट की सेकेंडरी परमानेंट? प्राइमरी परमानेंट। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ऐसे ही सेकेंडरी फ्लोएम की बात करें तो सेकेंडरी फ्लोएम को किसने बनाया? फॉर्म बाय बोलो वैस्कुलर कैम्बियम। कैम्बियम। प्राथमिक स्लाइड होता है, द्वितीय स्लाइड होता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो जैसा हमने जाइलम के लिए पढ़ा बिल्कुल वैसे ही फ्लोएम के लिए पढ़ रहे हैं। जो डिफरेंस था वो क्या था कि फूड का कंडक्शन कर रहे हैं। अब जैसे वहां पे प्राइमरी जाइलम दो प्रकार के थे, यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही प्राइमरी फ्लोएम दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा बोल सकते हो क्या? बोलो, प्रोटोफ्लोएम और बोलो ना मेटाफ्लोएम। मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम अगेन क्या होगा, जो सबसे पहले बना होगा, फर्स्ट फॉर्म्ड, सबसे पहले बना हुआ होगा वो फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लोएम। छोटा होगा कि बड़ा होगा? बोलो, छोटा होगा। स्मॉलर इन साइज। यदि मेटाफ्लोएम की बात करें तो फिर से क्या होगा, फॉर्म्ड आफ्टर प्रोटोफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम के बाद में बनेगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा? लार्ज। लार्जर इन साइज। एक और डिफरेंस वहां पे पड़ा था कि प्रोटोजाइलम के अंदर फाइबर एब्सेंट होता है, बाकी में फाइबर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्राइमरी फ्लोएम जो होता है इसके अंदर फ्लोएम फाइबर एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं? फ्लोएम फाइबर एब्सेंट। सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया वहां पे। तो प्राइमरी जाइलम में भी जाइलम फाइबर होते थे, सिर्फ प्रोटोजाइलम में नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोफ्लोएम में भी एब्सेंट होगा, मेटाफ्लोएम में भी फ्लोएम फाइबर एब्सेंट होगी। क्या बात क्लियर हो गई सबको? तो जाइलम जैसे पढ़ा था बिल्कुल वैसे हमने फ्लोएम के बारे में पढ़ लिया। ये कुछ जनरल बातें जो है वो दोनों में कॉमन सी आ रही है, तो हमारे लिए इजी हो गई। अब देखते हैं कंपोनेंट फ्लोएम के कौन कौन से कंपोनेंट। सर नीचे का रुकिए ना। सर फ्लोएम फाइबर के बारे में क्या बताया, एक बार फिर से बताइए ना। फ्लोएम फाइबर एब्सेंट, प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर एब्सेंट होता है, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होता है। ओके, थैंक यू सर। फ्लोएम के कंपोनेंट्स देखो, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? होता है सी ट्यूब, होता है कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पैरेन्काइमा,
and phloem fiber. ये कंपोनेंट्स है। अब जैसा कि हमने जाइलम में देखा था 4 कंपोनेंट थे, 4 में से 3 कंपोनेंट डेड थे, याद है क्या? यस सर। यहाँ पे 4 में से 3 कंपोनेंट कैसे हैं? लिविंग। कौन कौन लिविंग है? सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम फाइबर। और फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड कंपोनेंट है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो सीड ट्यूब जो है वो कैसे सेल होती है? लॉन्ग सेल। जैसे पैरेंकाइमल टिश्यू होता है उसमें जो सेल्स होती है बिल्कुल उसी टाइप की सेल्स होंगी, लॉन्ग सेल्स, लिम्फिकल टाइप की, और 2 सेल के बीच में ऐसा ऑब्लिक सेप्टा होगा। उस टाइप से एक के ऊपर एक सेल्स है वो अरेंज है, लंबी कोशिकाएं हैं, ठीक है, और इनके बीच में क्रॉस वॉल जो है वो प्रेजेंट है। क्या इनकी कोशिका वृद्धि पे अत्यधिक मात्रा में लिग्निन वगैरह का डिपोजिशन होता है क्या? नहीं होता है? नो सर, सेल्यूलोज होगा ना, लिविंग है तो। पता है तुमको कि प्राइमरी मतलब अभी होता है पैरेंकाइमल टिश्यू है ना, तो इनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा डिपोजिशन नहीं। इनकी जो ये क्रॉस वॉल है, अनुप्रस्थ जो पट है, तिर्यक अनुप्रस्थ पट, इसके अंदर हम क्या देखते हैं? इसके अंदर हम देखते हैं कि ऐसे छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं, पोर भी होते हैं। पोर परफोरेटेड है ये। पोर का मतलब समझ रहे हो? वेसल के अंदर पोर देखा था लास्ट लेक्चर में, बोलो देखा था क्या? वेसल के अंदर पोर था क्या? वैसे यहाँ पर पोर्स है, छेद है, लिटरली छेद है। क्या ये दोनों सेल को या ये जो सेल्स आपस में है, क्या मैं इन्हें सिंसाइड बोल दूं क्या? क्या मैं इन्हें सिंसाइड बोल दूं क्या? मैं ऐसे बोल दूं क्या कि सीड ट्यूब का वो सिंसाइड का एग्जांपल है? बोलो बोलो ना सर हिंदी में बोलो ना, सिंसाइड मतलब। यस सर। यस बिल्कुल बोल सकते हैं। सिंसाइड का मतलब ये होता है कि कोई कोशिका आपस में जुड़ गए, बीच में से कोशिका भित्ति नष्ट हो गई, डिसॉल्व हो गई, या तो पूरी डिसॉल्व हो गई या थोड़ी डिसॉल्व हो गई, दोनों ही कंडीशन आएंगी। ये भी एग्जांपल है किसका? सिंसाइड का। वैसे उसको भी तो हमने सिंसाइड बोला था, इसको भी हम बोल देंगे। हाँ, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो होने दो, क्या दिक्कत है? न्यूक्लियस एब्सेंट होने दो। इनके अंदर जो मैच्योर होते हैं, बोलते हैं कि बताओ प्लांट की कौन सी सेल होती है वो मैच्योर कंडीशन में बिल्कुल वैसी होती है जैसे ह्यूमन के अंदर आरबीसी होती है, दोनों में न्यूक्लियस एब्सेंट हो। ऐसी कौन सी कोशिका है? तो प्लांट के अंदर वो कौन सी कोशिका बताओ? ट्यूब। तो फिर ये कोशिका के अंदर बीच में बड़ी सी क्या दिख रही है तुम्हें? केंद्र दिख गया, क्या है फिर ये? रिक्तिका। तो ये भोजन का ट्रांसफर करेगी तो उसके लिए से वैक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसके अंदर क्या होता है? केंद्र तो अनुपस्थित होता है, रिक्तिका जो है वो उपस्थित होती है। क्या क्या चीजें पता पड़ेगी? एक कोशिका को सीड सेल बोल दूं क्या? एक कोशिका है इसको सीड सेल बोल दूं क्या? बोलो बोलो ना। सिंगल सेल ऑफ सीड ट्यूब इज नॉन एज यस सर। सही की गलत? गलत नहीं, महागलत है। सीड सेल मत बोल देना। सीड सेल में अनुपस्थित होती है, सीड सेल जो है वो जिम्नोस्पर्म में होती है, तो सीड सेल मत बोलना। तो फिर क्या बोलोगे? इसे बोलेंगे हम सीड ट्यूब एलिमेंट। क्या बोलेंगे? सीड ट्यूब एलिमेंट। ध्यान रखना कि एक कोशिका को हम सीड ट्यूब एलिमेंट बोलते हैं। इस कोशिका के अंदर बड़ी सी केंद्रीय रिक्तिका है, सेंट्रल वैक्यूल है, केंद्रीय रिक्तिका है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया भी अनुपस्थित होता है? क्या आरबीसी में तो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? आरबीसी में तो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है क्या? इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है क्या? यस सर। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। लिख लो चाहो तो
सेल ट्यूब के अंदर केंद्रक तो अनुपस्थित होता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, ठीक है। ये जो प्लेट है यहाँ पर जो क्रॉस वॉल बना है इसे हम बोलते हैं सीव प्लेट। सीव का मतलब क्या होता है? चालनी। सीव का मतलब होता है चालनी। चलनी जानते हो क्या? जानते हो क्या? मम्मी आटा चालने के लिए यूज करती होगी। यस सर। चाय छानने के लिए। अच्छा, चाय छानने के लिए, मेरे गुड बच्चे, चाय छलनी। तो उसके अंदर क्या छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे चीजें आराम से पास हो सकती है। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर छेद जैसा पैटर्न वैसे ही, इसलिए हम इसको सील प्लेट। सील प्लेट में जो छेद होते हैं उन छेदों को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सील पोर, चालनी छिद्र, सील पोर। क्या सील ट्यूब के बारे में सारी बातें पता पड़ गई क्या? लाइन में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, डायग्राम बना लो एक बार ढंग से समझ के, हो जाएगा सब कवर। लंबी कोशिकाएं, बेलनाकार कोशिकाएं जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं, इनके बीच में अनुप्रस्थ पट होते हैं और इन अनुप्रस्थ पट्टों में छोटे छोटे छेद होते हैं। इन अनुप्रस्थ पट को हम सीव प्लेट बोलते हैं और छिद्रों को सीव पोर बोलते हैं। इनकी कोशिकाएं जो है वो केंद्रक रहित होती है मैच्योर कंडीशन में। बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, तो इस प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें हम सीव एलिमेंट बोल देते हैं। और क्या होता है जब ऑटम सीजन आता है, ऑटम सीजन मतलब शरद ऋतु आती है, जब पत्तियां झड़ जाती हैं कुछ पादपों के अंदर, बंजर वाले प्लांट्स के अंदर, तो ये कवर हो जाते हैं किससे? कैलोस से। यहाँ पर प्लगिंग हो जाती है कैलोस की। कैलोस हैंड बोल देते हैं या कैलोस पैड बोल देते हैं। क्या हो सकता है? शरद ऋतु में यहाँ पर कैलोस प्लग जो है वो प्रेजेंट होता है। कैलोस प्लग इन ऑटम। क्या करेगा? सील कर देगा। भाई भोजन का ट्रांसलोकेशन नहीं हो रहा तो पोर को सील कर दो, वो काम किया इसने। सर। हाँ बच्चे। सर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या होता है बच्चे? सर मतलब सर सुनो ना, ये मेनली मतलब भोजन का वो परिवहन करती है, तो भोजन का परिवहन तो ये पराशरण की क्रिया के द्वारा करती है ना, चालनी ना लिखा है। तो बच्चे मुर्दा रहेगी तो पराशरण नहीं करती सेल का। सेल को जिंदा तो रहना पड़ेगा। जिंदा रहना है तो एटीपी चाहिए क्या? हाँ। तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन सर उतने अमाउंट में उसको एनर्जी की जरूरत ही नहीं रहेगी ना, मतलब उसका काम तो मेन वही है कि जरूरत क्यों नहीं है? जरूरत तुम बताओ। क्या फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन होता है उसमें एटीपी कंज्यूम नहीं होती है? इसको अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। इसे लंबे टाइम तक जिंदा रहना है। आरबीसी को तो 120 डेज ही जिंदा रहना है, इसको तो लंबे टाइम तक जिंदा रहना है। समझ गए? हाँ सर। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो सीव ट्यूब है, इन हर एक सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ में एक कोशिका जो है वो चिपकी हुई रहती है। इस तरीके से एक सील ट्यूब के साथ में एक कोशिका चिपकी हुई है जिसके पास बड़ा केंद्रक होता है। कौन सी सेल बना रहा हूं बताओ? कंपेनियन सेल बना रहा हूं क्या? कंपेनियन सेल या सैचर कोशिका, हिंदी में सैचर कोशिका। और ये सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो है इनके बीच में जन्म जन्म का रिश्ता है। इनके बीच में जन्म जन्म का रिश्ता है। इनकी जो लेटरल वॉल है, पार्श्व भित्तियां हैं, इनके यहाँ पर क्या होता है? इनके यहाँ पर पिट फिल्म्स होते हैं, प्राइमरी पिट फिल्म्स, जिसके थ्रू क्या होगा? प्लाज्मोडेफिनेटर कनेक्शन होगा। इसलिए ताकि ये केंद्र वाली कोशिका जो है वो कंट्रोल कर पाए इसको, इस सीव ट्यूब एलिमेंट को। ये वाली सेल जो मैंने बनाई है ये है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, सैचर कोशिका, साथी कोशिका, ठीक है। और इनके बीच में यहाँ पर
क्या लिखा है? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्मेटा in primary pit field. तो प्राइमरी पिट फील्ड बोल रहा हूं क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो ऐसा स्पेस होगा उसे हम प्राइमरी पिट फील्ड बोलेंगे। ठीक है, कंपेनियन सेल और सील ट्यूब दोनों आपस में चिपके हुए, हर एक सील ट्यूब के साथ एक कंपेनियन सेल होगी, और मैंने भी बताया इन दोनों के बीच में जन्म जन्म का रिश्ता है। यदि कंपेनियन सेल मर जाए तो सील ट्यूब जो है उसकी देखभाल कौन करेगा, उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन वगैरह कौन करेगा? बेचारी सील ट्यूब मर जाती है। उल्टा हो जाए, यदि सील ट्यूब मर जाती है तो कंपेनियन सेल बोलती है हमने किसके लिए जीऊं, ये भी मर जाती है। दोनों के बीच में जन्म जन्म का रिश्ता है, एक सेल डेड होगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगी। किसी को लग रहा है कि कहीं पति पत्नी तो नहीं? नहीं, पति पत्नी नहीं है। ये कौन है फिर? ये भाई बहन है या बहन बहन मान सकते हो, ये दोनों बहनें हैं, सिस्टर सेल से। ये क्यों क्यों सिस्टर सेल से? बोलो, पति पत्नी नहीं है, सिस्टर सेल है, क्यों? एक का न्यूक्लियस होता है, दूसरे का नहीं होता, वो इससे मतलब थोड़ी है पति गोरा है पत्नी काली नहीं होती। होती है सर, ओरिजिन सेम है। मैंने देखा है ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी। ये बच्चा सही बोला है, ओरिजिन सेम, सरकारी नौकरी से। यस बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ये दोनों कोशिकाओं की उत्पत्ति समान मात्र कोशिका से हुई है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मदर सेल सेम, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर सेल्स भी बोलते हैं। क्लियर हो गई क्या बात? समझ गए? तो इसीलिए हर एक सील ट्यूब के साथ में एक कंपेनियन सेल होती है जो उसको ऑस्मोटिक रेगुलेशन में भी हेल्प करती है, अदर एक्टिविटीज में भी हेल्प करती है। इसके अलावा और क्या होगा यहाँ पर? इसके अलावा यहाँ पर फाइबर वगैरह में वो भी प्रेजेंट होंगे। कौन से फाइबर? फ्लोएम फाइबर होंगे यहाँ पर। और फ्लोएम फाइबर कैसे होंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे जाइलम फाइबर होते थे, लंबी लंबी कोशिकाएं जिनके सिरे जो है वो कैसे हैं? सुई के समान है। स्टूलन इतना ज्यादा हो सकता है इसके अंदर ल्यूमेन हो ही ना या दिखे ही नहीं, और ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि कई बार इनके बीच में सट्टा दिखाई नहीं देता है, सट्टा और उपस्थित भी हो सकता है। इस तरीके बड़े बड़े रेशे बनते हैं, ऐसा हो सकता है। समझ गए क्या? क्या है ये है फ्लोएम फाइबर। क्या नाम है फ्लोएम फाइबर का? सपोर्ट प्रोवाइड, सहारा प्रदान करने का काम। और इसके अलावा जो लंबी लंबी सेल्स होगी जो भोजन का संग्रहण करेंगी और पार्श्व रूप से संवहन करने में हेल्प करेगी, नेट्रल कनेक्शन में हेल्प करेगी, उन सेल्स को क्या बोलोगे? फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये नेट आज मर गया साला। इनके बीच में भी फ्लोएम वगैरह जो होते हैं उनके बीच में भी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, एक पैरेन्काइमा में भी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम जो है वो अपने आप में सफिशिएंट है तुम्हें हर एक चीज बताने के लिए जो तुम एनसीईआरटी बुक में पढ़। ये तो बात हो गई एंजियोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या खास बात है बताओ? उनमें सील ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं। यस, जिम्नोस्पर्म ट्यूब एंड कंपेनियन सेल एक्शन। क्या प्रेजेंट होता है? सील सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल। एल्ब्यूमिनस सेल को स्ट्रासबर्गर सेल में होते हैं प्रेजेंट। तो ये डिफरेंस होता है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंप्लीट।
सर हाँ बच्चे, हिंदी में लेबलिंग को एक बार बताओ ना, किसको हिंदी में बताऊं? जो लेबलिंग की हो ना उसको डायग्राम में। हिंदी में देखो, हिंदी में सीप, सीप को बोल रहे हैं चाली, चाली छिद्र, चाली पट। सीप प्लेट को चाली पट, छिद्र को चाली छिद्र। सीप एलिमेंट, इसका मतलब चाली नली का तत्व, उसके अंदर केंद्रीय रिक्तिका है, और कैलोस प्लग जो है उनको कैलोस प्लग हो गए। देन इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा, प्राइमरी पिट फील्ड होते हैं, प्राइमरी गर्भ, प्राथमिक गर्भ क्षेत्र होते हैं जिनके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा है। कंपेनियन सेल को सैचर कोशिका बोल सकते हो, फ्लोएम फाइबर को कोशिका रेसे बोल सकते हो, और फ्लोएम पैरेन्काइमा को तो कोशिका मृदुतक बोल सकते हो। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, रेस कर दो। अब पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम, ऊतक तंत्र। सर नीचे का मत मिटाइए। हेलो सर। हाँ बच्चे, सर जिम्नोस्पर्म में ये चालनी नली का अनुपस्थित होता है। हाँ, चाली नली का उपस्थित होता है, चाली कोशिकाएं उपस्थित होती है। क्यों? नली का बना नहीं रही, इसलिए नली का बोल नहीं रहे। कोशिका कैसी है? कोशिका का मतलब हुआ एक सेल ये, दूसरी सेल यहाँ पर, तीसरी सेल मान लो यहाँ पर, तो नली का बनी क्या? नहीं बनी। ठीक है, यहाँ पर छेद, यहाँ पर छेद, भोजन जो है वो इस तरीके से आया, ठीक है, ऐसे। इसलिए हम बोलते हैं कि सील ट्यूब ऐसे क्या बोलते हैं, सील सेल। समझ गया ना? यस सर। नेक्स्ट आ जाओ, टिश्यू सिस्टम, ऊतक तंत्र। क्या होगा ऊतक तंत्र? बहुत सारे ऊतक मिलकर के एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, कुछ विशिष्ट कार्य को करते हैं। तो वही ऊतकों का समूह जो आपस में मिलकर एक दूसरे से मिलकर के काम कर रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऊतक तंत्र या टिश्यू सिस्टम। प्लांट के अंदर 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एपिडर्मल, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलोगे? एपिडर्मिस उपत्वचीय ऊतक तंत्र। सर हाँ, सर सुनो ना, कल का एक डाउट पूछना था। बोलिए ना। बोलो सर, कल आप लिखवाए थे कॉम्प्लेक्स वाले में कि क्या बोलते हैं उनका ना फंक्शंस है वो अलग अलग होते हैं करके, जबकि बुक में लिखा है कि उनके फंक्शन सेम होते हैं करके। तो मुझे बताओ कि फ्लोएम फाइबर का क्या फंक्शन है? सर सपोर्ट करता है वो। और फ्लोएम और सी ट्यूब का क्या काम है? वो खाना पहुंचाता है ऊपर। दोनों का काम एक ही हुआ, अलग हो गया? सर अलग हो गया, लेकिन बुक में ऐसे ही लिखा है। नहीं, देखो, इंडिविजुअल कंपोनेंट का फंक्शन अलग होता है। जैसे ट्रैकिंग का काम अलग है, फाइबर का काम अलग है, जाइलम पैरेन्काइमा का काम अलग है, तीनों का काम अलग है, मिल करके एक काम कर रहे हैं, है ना? हाँ सर।
एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम और वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम। याद आ रहा होगा तुम्हें, मैंने मेरिस्टेम के टाइप बताए थे कार्य के आधार पर कि कौन सा भाग बनाता है उसके आधार पर, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर देख रहे हो कि टिश्यू सिस्टम जो है वो 3 प्रकार के हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले नंबर आ रहा है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो बच्चों मुझे हिंदी में बता दो ना क्या बुक में दिया हुआ इसका नाम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। बुक लेके बैठो क्या? बुक लेके बैठो क्या? यस सर। तो जरा एक तो बताओ ना एक बार एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिर्फ बाह्य त्वचा बोलते हैं क्या? बाह्य त्वचा बोल सकते हो, अधिचर्म बोल सकते हो, एक्जेक्टली क्या लिखा है वो जानो। बाह्य त्वचा लिखा है सर। हाँ सिर्फ बाह्य त्वचा ही लिखा है। ठीक है, बाह्य त्वचीय ऊतक या अधिचर्मीय ऊतक भी बोल सकते हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो सबसे बाहर लेयर बना है, प्राइमरी प्लांट पार्ट का सबसे बाहर वाला लेयर जो टिश्यू बनाएगा, सिस्टम बनाएगा, उसे हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। और इनके अंदर आते हैं 4 कंपोनेंट। क्या क्या? एक आता है एपिडर्मिस, जिसे तुम अधिचर्म या बाह्य त्वचा बोल सकते हो। दूसरा आता है क्यूटिकल लेयर, क्यूटिकल की बात आती है। तीसरा आता है इसके अंदर स्टोमेटा, रंध्र। और चौथा आता है इसके अंदर बाह्य त्वचीय उपांग, एपिडर्मल एपेंडिक्स, बाह्य त्वचीय उपांग, ये चीजें आता है। अब देखो एपिडर्मिस की बात करें तो बताओ सिंगल लेयर होगा कि मल्टी लेयर, एक परतीय की एकल परतीय की बहुपरतीय? एक परतीय। एकल परतीय। एपिडर्मिस जो है उसकी कोशिकाएं एकल परतीय और बैरल शेप होती है। बैरल शेप का मतलब क्या होता है? बैरल क्या होता है? जो पीपल होते हैं, एन होते ड्रम जैसे, ऐसे इस शेप को, तो ऊपर से नैरो, नीचे से नैरो, बीच से मोटे, कुछ उस टाइप के बैरल शेप के सेल्स होते हैं जो कुछ इस तरीके से इनके पास एक अरेंज होते हैं और कुछ ऐसे अरेंज होंगे कि इनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित होगा कि अनुपस्थित होगा? अनुपस्थित। अनुपस्थित। तो एपिडर्मिस मुख्यतः एकल परतीय होते हैं, कभी-कभी बहुपर्तीय भी होते हैं। यदि कोई ज़ीरोफाइटिक प्लांट है, कोई ऐसा प्लांट जो मरुस्थल में उगता है, ज़ीरोफाइटिक प्लांट, तो उसमें मल्टी लेयर भी हो सकता है, बट नॉर्मली सिंगल लेयर होते हैं। और कौन सा डिश होगा? पैरेन्काइमा की, कोलिन्काइमा की, स्क्लेरेन्काइमा? बोलो। स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा होगा क्या? बोलो ना, बाकी बच्चे भी तो बोलो। पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की, कोलिन्काइमा की, स्क्लेरेन्काइमा? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। सर क्लोरेन्काइमा होता है। क्लोरेन्काइमा। सर कोलेन्काइमा। कोलिन्काइमा तो पता नहीं क्या। मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बोला था कि जब तक हम सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ रहे तब तक तुम एक चीज का ध्यान रखना। क्या चीज का ध्यान रखना? कि हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो एक छोटे से प्लांट के बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं। अपने दिमाग में नीम के पेड़ की पिक्चर लाओगे, खुद समझ में आएगा क्या चल रहा है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। उसे तुम नीम के पेड़ में ढूंढने जाओगे, नहीं मिलेगा। तो तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए कि ये नीम के पेड़ के बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं हम, या तो फिर नीम के पेड़ के अंदर जो टिप वाला पार्ट है, सबसे दूर स्टेम का टिप वाला पार्ट है, जो अभी अभी बनाए थोड़े दिनों पहले ही, बहुत नाजुक सा है, उसके बारे में सोचोगे तो तुम्हें सही आंसर मिलेगा। यानी एक छोटे से प्लांट के बच्चे के बारे में सोचो और बताओ, तो उसके ऊपर जो एपिडर्मिस वाली लेयर होगी, सबसे बाहर वाली परत होगी, वो पैरेन्काइमा की, कोलिन्काइमा की, स्क्लेरेन्काइमा? अब तो बोलो। पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। ठीक है, सबसे बाहर वाली एकल परत है, लेकिन पैरेन्काइमा की बनी हुई है। वो तो जब द्वितीयक वृद्धि वगैरह होती है तब वो बाहर कॉर्क वगैरह जो तुम्हें हार्ड दिखता है, नाजुक सा है जो प्लांट, तो ये पैरेन्काइमा टिश्यू है। इसकी बाहर वाली कोशिका भित्ति थोड़ी मोटी है एज कंपेयर टू अंदर वाली सेल से, यानी ये है आउटर थिक सेल। अंदर वाली जो है वो है इनर थिन सेल।
कोशिका जो होगी पैरेन्काइमा है, तो इनके अंदर पैरेन्काइमा टिश्यू की तरह ही लार्ज सेंट्रल वेक्यूल होगा, बड़ी कोश केंद्रीय कोशिका होगी, केंद्रक वगैरह उपस्थित होंगे। क्या इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है कि नहीं होता है? बोलो बोलो। होता है सर। नहीं, कहां से होता है? जबरदस्ती। अरे बच्चे, जब मैंने तुम्हें क्लोरेन्काइमा पढ़ाया था, मीसोफिल के बारे में बताया था, तो क्लोरोप्लास्ट तो हम मीसोफिल में बना रहे थे, एपिडर्मिस में थोड़ी बना रहे थे। फिर जब मैंने तुम्हें कॉलिनकाइमा बताया तो मैंने बताया कॉलिनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से तना हरा दिख रहा है हमें, एपिडर्मिस में थोड़ी। तो नॉर्मली सर हाँ बच्चे, तो पैरेन्काइमा में भी तो प्रकाश संश्लेषण होता है ना सारे पैरेन्काइमा में शुरू होता है। सर। और वैसे ही सर कोलिनकाइमा भी पढ़ाए थे, तो ऐसे लिखे थे ना, तने को सपोर्ट करता है, उसके हाँ। नीचे में रहता है, बिल्कुल। तो इसमें भी होना चाहिए ना। अरे बच्चे, नहीं होता है, तुम गलती करोगे, इसलिए तो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। याद करो, हमने जब तुमने अपने जीवन में लीफ का डायग्राम पढ़ा है, पर्ण की का डायग्राम पढ़ा, तो पर्ण की एपिडर्मिस बनाई, नीचे तुमने मीसोफिल बनाया, तो क्लोरोप्लास्ट तुमने मीसोफिल में बनाया, किसमें बनाया? मीसोफिल में बनाया ना क्लोरोप्लास्ट को। हाँ सर। तो फिर जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना बता दो ना, इसको तुम्हें कैसे सोचना है ताकि तुम गलत ना करो और फिर रटना ना पड़े। जो तुमको पढ़ा रहा हूँ उसमें सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान रखता हूँ कि कुछ ऐसे पढ़ाऊं कि जो तुमने पहले पढ़ा था उससे रिलेट करके चीजें ध्यान देते हैं, रटना ना। तो यहाँ पर एपिडर्मिस में नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। क्या क्या बात पता पड़ गई? पैरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ है, सामान्यतः एकल परतीय होता है, अंतरकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं, इसके अंदर बाहर की कोशिका भित्ति जो है वो मोटी होगी, अंदर की कोशिका भित्ति जो है वो पतली होगी, ठीक है। केंद्रक और रिक्तिका और बाकी की चीजें पैरेन्काइमा जैसी है, क्लोरोप्लास्ट नॉर्मली एब्सेंट होगा। अब क्या होता है, ये एपिडर्मिस यदि लीफ का है या स्टेम का है, रूट के अलावा और कहीं का भी है, तो वाटर लॉस को बचाना चाहता है। ये चाहता है कि वाटर लॉस कम से कम हो। क्या करना चाहिए इसे? बोलो, वाटर लॉस कम करना है, क्या करना चाहिए इसे? बोलो ना। क्यूटिकल लगता है। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की परत भी हो सकती है, ट्रांसलेशन को कम करने के लिए वाली लेते हैं। ये है क्यूटिकल। क्यूटिकल किसका बना होता है? क्यूटिकल मोम का। बना होता है क्यूटिन का। क्या तुमने क्यूटिन नाम सुना है? कभी सुना लग रहा है क्या? क्यूटिन सुना लग रहा है क्या? बोलो। यस सर, पर कहाँ नहीं पता। मोम को कहते कि तो बच्चे बोल रहे सुना तो है, लेकिन कहाँ? अरे बच्चे, वो तुमने क्यूटी सुना है, इसलिए तुम्हें सुना लग रहा है। तुमने क्यूटी सुना होगा, तुमको लग रहा है अच्छा क्यूटी तो सुना लग रहा है, क्यूटिन सुना है, ठीक है। क्यूटिन जो है वो लिपिड डेरिवेटिव है। यदि तुमने बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर कभी अपने जीवन में पढ़ा होगा, तो उसके अंदर लिपिड वगैरह जो है उनके टाइप में पढ़ा होगा, वैक्स लाइक मटेरियल होता है क्यूटिन। तो क्यूटिकल किसका बना होता है? क्यूटिन का। मोम समान पदार्थ वैक्स लाइक मटेरियल है जो क्या करता है? ट्रांसपिरेशन को कम करता है, वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। क्यूटिकल की लेयर जो है वो जल निमग्न पात्रों में होगी क्या? हाइड्रोफाइट्स के अंदर होगा क्या? नो सर। क्या जो जीरोफाइटिक प्लांट होंगे उसमें क्यूटिकल की परत ज्यादा मोटी होगी क्या? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो ये तुम्हें किसके बारे में पता पड़ गया? ये तुम्हें पता पड़ गया एपिडर्मिस और क्यूटिकल की परत। क्लियर है इतनी बातें सबको? देन नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, स्टोमेट, रंध्रों की बात करते हैं। कहां पर होते हैं रंध्र? रंध्र कहां पर होते हैं बताओ? प्लांट के अंदर स्टोमेटा कहां पर होते हैं? बाह्य त्वचा पर, पत्तियों के ऊपर और हाँ, पर्ण के ऊपर और यंग स्टेम के ऊपर। स्टोमेटा कहां पर प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा होते हैं लीफ और यंग स्टेम के ऊपर। स्टोमेटा on leaf and young stem के ऊपर जो होता है ध्यान। अब डाइकॉट और मोनोकॉट के अंदर स्टोमेटा में डिफरेंस है। स्टोमेटा के अंदर 3 कंपोनेंट है जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटल apparatus, रंध्र उपकरण।
रंध्र उपकरण के अंदर क्या क्या चीजें आती है? उसके अंदर आता है गार्ड सेल। गार्ड सेल को क्या बोलते हैं? द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका। और सब्सिडरी सेल क्या बोलते हो? सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। और स्टोमेटल कोर, रंध्र छिद्र, स्टोमेटल कोर या स्टोमेटल अपर्चर, रंध्र छिद्र। ये तीन चीजें मिलकर के क्या बनाती है? स्टोमेटल एपैरेटस बनाती है, जो कि डाइकॉट और मोनोकॉट में अलग है। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर जो है वो डाइकॉट के अंदर और मोनोकॉट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है बताइए? देखो, डाइकॉट के अंदर जो गार्ड सेल होता है वो होता है किडनी शेप, इसके आकार का, किडनी के आकार का या बीन के आकार का। और इसके अंदर वाली जो वॉल होती है वो ज्यादा स्थूलित होती है, ज्यादा मोटी होती है। इसके अंदर किसका डिपोजिशन है? हरियर रूप से सेलुलोजिक माइक्रोफाइबर जो है वो गार्ड सेल कौन सी शेप का है? किडनी शेप का है। और इसके अंदर वाली सतह पर हम क्या देते हैं? हरियर रूप से सेलुलोजिक फाइबर जो है उनका डिपोजिशन होता है। वेक्यूल वगैरह प्रेजेंट होगा, का जो है वो उपस्थित होगी, केंद्रक जो है वो उपस्थित होगा। खास बात क्या है? एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, लेकिन गार्ड सेल के पास में, द्वार कोशिकाओं के पास में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। क्या गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है क्या? यस। लेकिन उससे भी खास बात है कि ये क्लोरोप्लास्ट नॉन फंक्शनल होता है, निष्क्रिय प्रकार का होता है। यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें? गार्ड सेल की आंतरिक भित्ति मोटी, बाहरी भित्ति पतली। कोशिकाएं जो है वो वृत्त के आकार के या सेल के बीच के आकार के, केंद्रक भित्ति का ये सब उपस्थित है लाइक पैरेन्काइमा, और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है, लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है। रुबिस्को एंजाइम इसके आसपास में जो सेल है वो एपिडर्मिस की कोशिकाओं का एक मॉडिफिकेशन है जो इसकी क्रियाशीलता को या ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? सबसिडरी सेल। और सबसिडरी सेल के आसपास में जो कोशिकाएं होंगी वो होंगी क्या? एपिडर्मिस। ऐसी संरचना है डाइकोट्स में। क्या क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पर? ये दिख रहा है तुम्हें सबसिडरी सेल, ये दिख रहा है तुम्हें गार्ड सेल, ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है तुम्हें स्टोमेटल कोर। इसके अंदर तुम्हें न्यूक्लियस दिखा, इनर थिक सेल वॉल, जिसमें क्या है? रेडियल मिसेलेशन। हरियर रूप से सेलुलोज का निक्षेपण है, रेडियल मिसेलेशन है। तो ऐसा डाइकॉट का स्टोमेटा है। मोनोकॉट की स्टोमेटा की यदि हम बात करें तो मोनोकॉट का स्टोमेटा जो है उसकी गार्ड सेल डंबल के आकार की होती है। किस आकार की होती है? डंबल शेप, कुछ इस तरीके से। और इनके अंदर स्टूलन जो है वो कोशिका के केंद्रीय भाग में, सेंटर वाले पोर्शन के अंदर इस तरीके से सेल वॉल पे होती है, पूरे सेल वॉल पे। गार्ड सेल, सबसिडरी सेल, एपिडर्मिस, कुछ इस तरह। क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये है सबसिडरी सेल, ये है इसकी गार्ड सेल, स्टोमेटल कोर थोड़ा सा खुला हुआ है। ऐसा होता है मोनोकॉट का स्टोमेटा। तो मोनोकॉट और डाइकॉट के स्टोमेटा में अंतर बता बढ़ गया सब बच्चों को? क्लियर है क्या? इतनी बातें बोलो। यस सर एक बार फिर से बताइए तो इस स्ट्रक्चर को। हिंदी में बता दूं? देखो हिंदी में कि द्विबीजपत्री जो पादप है उनके अंदर जो रंध्र होते हैं, उन रंध्र के अंदर रंध्र उपकरण जो तीन चीजों से मिलकर बना होता है।
द्वार कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं और रंध्र क्षेत्र। द्वार कोशिकाएं किडनी या स्टेम के बीच के आकार की होती हैं। इनकी आंतरिक भित्ति पे अरीय रूप से सेलुलोज का निक्षेपण होने की वजह से मोटी हो जाती है और स्टोमेटल पोर को ओपन होने में या क्लोज होने में हेल्प करती है। रेडियल का मतलब अरीय, ठीक है। रेडियल मिसेलेशन, मिसेलेशन का मतलब होता है सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स का डिपॉजिट होना। तो इस तरीके से अंदर वाली भित्ति जो है वो रेडियल मिसेलेशन शो कर रही है, रेडियली सेलुलोज का निक्षेपण जो है वो उपस्थित है, जिसकी वजह से ओपन क्लोज होने में हेल्प करती है। इनके टर्गो प्रेशर को रेगुलेट करके पास वाली कोशिकाएं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल या सहायक कोशिकाएं बोल रहे हैं। जब ये गार्ड सेल टर्जिड होंगी यानी स्वीट होंगी तो उस टाइम पर ये बाहर की तरफ खिंचाव पर लगेगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगी। जब ये सेल फ्लैसिड होगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग होती है। मोनोकॉट के अंदर गार्ड सेल जो है वो डंबल शेप का होता है। किसके शेप का होता है? डंबल शेप का होता है। और स्टूलन जो है सिर्फ बाहर वाली सिर्फ अंदर वाली नहीं बल्कि बाहर वाली भित्तियों पर भी होता है। क्लियर हो गई इतनी बातें? क्लियर हो गई बात बच्चे? यस सर। ठीक है। अब ये जो ओपन क्लोज होता है उसको तुम यदि समझना चाहते हो, वैसे तो मैं फिजियोलॉजी में बताता हूँ बट एक बात मैं याद बताता हूँ। एक बलून लिया हमने, दो बलून लिए मान लो ऐसे, ये दो बलून है। अब इनको फुलाया नहीं है, दो बलून है पास पास में रखे हुए, बीच में गैप नहीं है। क्या किया, यहाँ पर टेप चिपका दिया और यहाँ पर टेप चिपका दिया। एक टेप यहाँ पर चिपका है, एक टेप यहाँ पर चिपका है, अरीय रूप से चिपका दिया। अरीय का मतलब क्या है, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, दोनों पे, और इनको पास में रख दिया। अब मैं यहाँ से फूंक मार रहा हूँ, फुला रहा हूँ दोनों बलून को। क्या होगा, ये वाला पार्ट खुलेगा, ये वाला पार्ट खुलेगा, ये वाला पार्ट खुलेगा, पर जहाँ पे टेप चिपका हुआ है वो नहीं खुलेगा। होगा कि नहीं? यानी जब पानी भरता है तो जहां पर भित्ति मोटी है वहां पर भी ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता, बाकी पार्ट्स पे ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। तो वो कैसे लगेगा, यहाँ से खुल जाएगा, यहाँ से खुल जाएगा, साइड से खुल जाएगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। तो उसी तरीके से स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग होती है। डंबल शेप का होगा तो क्या किया हमने, सिर्फ यहाँ पर ही टेप नहीं चिपकाया, पूरा गोले में ही चिपका दिया बीच में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ऊपर छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया। अब फूंक मारा तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट फूल जाएगा, ये वाला पार्ट फूल जाएगा, ये फूल जाएगा, ये फूल जाएगा, अपने आप बीच में क्या हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टोमेटा ओपन होते हैं। फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे और भी अच्छे से, ठीक है। तो ये हमने देख लिया स्टोमेटा मोनोकॉट में कैसा होता है और डाइकॉट में कैसा होता है। स्टोमेटा का काम क्या है? एपिडर्मिस का ओवरऑल फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। एक पादप का जो भी सॉफ्ट पार्ट है, प्राइमरी पार्ट है, उस पे एपिडर्मिस की लेयर होती है जिसका काम है इसका प्रोटेक्शन करना। क्यूटिकल का क्या काम है? वाटर लॉस को कम करना। स्टोमेटा का क्या काम है? वास्पोसर्जन करवाना, ट्रांसमिशन करवाना। और एपिडर्मिस की बात करें तो प्लांट के अंदर क्या रहती है कई बार कि एपिडर्मिस के अंदर कुछ सेल्स जो होती है वो आउटग्रोथ बनाती है, मल्टी सेलुलर टाइप की आउटग्रोथ बनाती है। जैसे रूट के अंदर तुमने देखा होगा कुछ इस तरीके से, क्या बनता है, रूट है। तो रूट हेयर किसका एग्जांपल है? रूट हेयर एग्जांपल है किसका? एपिडर्मल एपेंडिजेस। एपिडर्मिस से बन रहा है रूट हेयर। किससे बन रहा है? एपिडर्मिस से। देख लो, एपिडर्मल सेल की आउटग्रोथ है। तो रूट हेयर जो है वो एपिडर्मिस से बनता है। ऐसे ही यदि हम बात करें स्टेम हेयर की, तो स्टेम हेयर की कैसे बनेगा? एपिडर्मल सेल से। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? ट्राइकोम जो होता है या स्टेम हेयर जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। ध्यान रखना कि रूट हेयर एक कोशिकीय होता है, जबकि स्टेम हेयर या ट्राइकोम मल्टी सेलुलर होता है। रूट हेयर का फंक्शन क्या है बताओ? बताओ, मूल रोम का क्या काम है? एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने की जरूरत है, सही क्षेत्रफल बढ़ाने की जरूरत करता है। और ट्राइकोम का क्या काम है? सर प्रकाश को परावर्तित कर देता है, वो मतलब वहां तक के आने नहीं देता, ऐसे निकला रहता है तो हटा देता है। ऐसा कैसे? सर मतलब नहीं सर, मतलब ज्यादा आने नहीं देता वो वहां पेड़ के तने तक के। वो तो उससे क्या होगा? जल हानि वास्तुसर्जन कम हो जाएगा ना। क्या कम हो जाएगा? वास्तुसर्जन कम हो जाएगा।
सर ये माइक को बंद करवाइए ना सर। सर वाटर लॉस में हेल्प करता है। बच्चा जो एरोप्लेन में बैठ के उसका रोज के reflection देखा तो अपना माइक बंद करवाइए सर। बंद करो यार। माइक हाँ हाँ ये गुड। ठीक है, ये बच्चा कोई एरोप्लेन में बैठ के विंडो ओपन करके देख रहा था ये लेक्चर। ठीक है, सर प्रिवेंट करता है वाटर लॉस से। वाटर लॉस को बचा रोकता है, ये तो ठीक है, वाटर लॉस को रोकता है ठीक है, लेकिन ये मुझे लाइट के रिफ्लेक्शन वाला कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर चलो जो भी है, तो वाटर लॉस को कैसे प्रिवेंट करता है, कैसे वाटर लॉस ट्रांसमिशन को कैसे कम करेगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या? जैसे मान लो ये तो बच्चा, मान लो ये दुर्गेश है, मान लो दुर्गेश बच्चा है, दुर्गेश है ना हमारी क्लास में। यस सर। तो दुर्गेश, मैं आवाज आती है ना इसके लिए मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ। तो दुर्गेश जो है वो जो है उसने बोला गर्मियां बहुत पड़ रही है, तो उसने क्या किया, उसने बोला अभी गर्मियों में टकला ऊपर होने से मेरे बाल कट हो रहे सारे, टकला बन गया। ठीक है, और दूसरा वहीं पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो प्रांजल नाम की बच्ची है, प्रांजल का एग्जांपल लेते हैं कि प्रांजल जो है उसने बड़े बड़े बाल रखे हुए, तो प्रांजल के पास क्या ट्राइकोम है, ठीक है, या बड़े नहीं तो छोटे बाल, मान लो मुझे पता प्रांजल के बाल कितने बड़े, बट जैसे भी है चाहे छोटे बड़े, लेकिन है उसके बाल, गंजी नहीं है, वो टकली नहीं है। ठीक है, तो प्रांजल जो है उसके हेयर है, ट्राइकोम है उसके पास, और हमारा दुर्गेश जो है वो टकला हो गया एकदम। और अब क्या किया, मैंने दोनों को पानी में डुबकी लगवाई, और मैं तो बोल रहा हूँ कि बताओ किसके बाल जल्दी सूखेंगे? दुर्गेश का। दुर्गेश के। नहीं सर, उसके तो बाल ही नहीं है, बाल ही नहीं है सर। सर की बात करें, टकले की बात करें, जिसका टकला जल्दी सूखेगा, तो तुम बोल रहे हो दुर्गेश का टकला जल्दी सूखेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास ट्राइकोम नहीं है। यानी ट्राइकोम होना यानी बाल होना कहीं ना कहीं सूखने से या वाटर के डिफ्यूजन को कम कर रहा है। प्रांजल के बाल या उसका सर जो है वो देर से सूख रहा है, क्यों देर से सूख रहा है? सर हाँ बोलो बच्चे। सर आप मेरा एग्जांपल कभी नहीं लेते। टकली कर दो सर इसको। तनु नाम है इसका। नाम बोलो। इसको कर। तनु नाम है मेरा। अंजू। तनु तनु तनु, ओके तनु। डाइल्यूट। तनु का ही एग्जांपल। हाँ ठीक है, तो चलो मान लो अब दुर्गेश की जगह पे तनु है ना, टकली हो गई। तनु टकली हो गई, चलेगा चलेगा। तनु जो है वो एकदम टकली होकर के आई है, और प्रांजल जो है उसके बाल हैं, तो उसमें हमने क्या देखा कि तनु का सिर जो है वो जल्दी सूख रहा है। क्यों जल्दी सूख रहा है? क्योंकि हवा इजीली उसके टकले पे से आराम से बह के जाए, टकला बोलो कि टकली, ठीक है, तो उसकी टकले में से आराम से ठीक है, उड़ के जा रही है, तो उसके बाद उसका सर जो है वो जल्दी सूख जाएगा। लेकिन प्रांजल के बाल ज्यादा थे तो एयर इजीली डिफ्यूज आउट नहीं हो रही थी। बिल्कुल वैसे ही हुआ, यदि ट्राइकोम ज्यादा होंगे तो हवा बहुत इजीली डिफ्यूज नहीं होगी, ये कहने इसको रोकेगा तो ट्रांसमिशन स्लो हो जाएगी। ठीक है, ठीक है तनु, समझ में आएगा तुमको? थैंक यू सर। पहली बार मेरे एग्जाम्पल में लेना। सर आज मैं बच गई, बाई गॉड। चलो अच्छी बात है। तो इस तरीके से ट्राइकोम वाला कंसेप्ट बच्चे तुम्हारा क्लियर हो गया। आरती? हाँ सर आ गया। लाइट वाला कंसेप्ट नहीं है, एयर डिफ्यूजन वाला कंसेप्ट है। ठीक है, चलो तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गए। और ट्राइकोम के अलावा कई बार हम देखते हैं कि जो एपिडर्मल है वो ग्लैंड की फॉर्म में भी हो सकते हैं या कांटे में भी रूपांतरित हो सकते हैं। जैसे प्रिकल की बात करते हैं, प्रिकल रोज में होता है ना, प्रिकल रोज गुलाब के जो कांटे होते हैं वो क्या होते हैं, वो ट्राइकोम ही होता है। ठीक है, तो कई बार ये कांटों में रूपांतरित हो सकता है, कई बार ये ग्रंथि वगैरह में रूपांतरित हो सकता है, और ट्रांसपोर्टेशन को कम करेगा स्टेम में, और रूट के अंदर क्या करेगा, ये वाटर मिनरल के एब्जॉर्प्शन में सतही क्षेत्रफल बढ़ाएगा। क्या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम समझ में आ गया सब बच्चों को? सर रूट हेयर एक कोश की होता बोले ना? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलो अब नेक्स्ट देखो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बाद में ग्राउंड टिश्यू।
ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम में पढ़ाऊंगा तुम्हें तो साथ में तुम्हारा एनाटॉमी और रूट स्टेम लीफ कवर होते जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ते जाना, अपने आप साथ में कवर होते जाएगा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है उसमें आता है क्या क्या, उसमें आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वॉस्कुलर मेटल के अलावा सब कुछ में क्या क्या आता है। जैसे बात करते हैं कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स के अंदर 3 लेयर है, कौन कौन सी? हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस को अधस त्वचा बोल देते हैं हम। हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स वल्कुट, सामान्य वल्कुट कॉर्टेक्स, एंड एंडोडर्मिस अंतस्त्वचा। अंतस्त्वचा, इन तीनों को मिला के हम बोल देते हैं कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस स्टेम में होता है कि रूट में होता है? स्टेम में। स्टेम में। रूट में एब्सेंट होता है। अब जब हम हाइपोडर्मिस वाली लेयर को पढ़े, देखो डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। एपिडर्मिस वाली लेयर हमने पढ़ ली, एपिडर्मिस वाली लेयर हमने पढ़ ली। एपिडर्मिस कैसा था? डायरेक्ट शीट सेल, क्लोजली पैक्ड पेरिकार्डियल टिश्यू का बना हुआ। मोनोकॉट में भी एपिडर्मिस वैसे ही था जैसा हमने अभी पढ़ा। केवल रूट में भी ऐसे, रूट में भी ऐसे। ठीक है, मैं इधर बनाई लेता हूं। रूट मोनोकॉट और डाइकॉट का रूट एक जैसे। और यहाँ पर ये रूट है यूनिसेलुलर। डाइकॉट के अंदर स्टेम हेयर प्रेजेंट होगा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर मल्टीसेलुलर स्टेम है। ठीक है, मोनोकॉट में नहीं होता है इसलिए नहीं बनेगा, स्टेम है। अब देखो हाइपोडर्मिस रूट में नहीं होता, अभी पढ़ा हमने, किसमें होता है? स्टेम में होता है। तो डाइकॉट स्टेम के अंदर जो हाइपोडर्मिस होगा वो बना होता है इसका कॉलेनकाइमर। और कॉलेनकाइमर टिश्यू का जो हाइपोडर्मिस होता है एक सिंगल लेयर होता है कि मल्टी लेयर होता है? बोलो, हाइपोडर्मिस सिंगल लेयर की मल्टी लेयर? मल्टी लेयर। इस बार हम डायग्राम में मल्टी लेयर बना रहे हैं। और ये मोटा तो बना रहा हूं इसकी वॉल को, सेल वॉल को, क्या इसके ऊपर एक्स्ट्रा कितनी होती है? क्या ये हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई है? हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा। ये हाइपोडर्मिस जो है वो बनी होती है किसकी? वो बनी होती है कॉलेनकाइमा। तो डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस मल्टी लेयर्ड होती है, कॉलेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। क्या इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी उपस्थित होता है? क्या? यस सर। क्लोरोप्लास्ट भी उपस्थित होता है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अंतरकोश के अवकाश उपस्थित होते हैं कि अनुपस्थित होते हैं? सामान्यतः अनुपस्थित। उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब हाइपोडर्मिस के बारे में तुम्हें पता है। डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस की बात करते हैं तो उसके अंदर हाइपोडर्मिस किस टाइप का? ऑर्गेनिजल पैरेंकाइमा की कॉलेनकाइमा की स्क्लेरेनकाइमा? स्क्लेरेनकाइमा। डेड सेल्स हैं और स्क्लेरेनकाइमा। तो तुम्हें समझ में आ गया कि मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस में डिफरेंस होता है। मोनोकॉट के अंदर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, स्क्लेरेनकाइमा, जबकि डाइकॉट स्टेम के अंदर ये कौन सा टिश्यू है? कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा। क्लियर हो गई बात? हाइपोडर्मिस क्लियर? नेक्स्ट लेयर कॉर्टेक्स। रूट में अब सीधे ही आ जाएगा कॉर्टेक्स आ जाएगा। एक एकल पड़ती है कि बहु पड़ती है? सिंगल लेयर की मल्टी लेयर? मल्टी लेयर। मल्टी। डाइकॉट स्टेम के अंदर सिंगल लेयर की मल्टी लेयर? बोलो
मल्टी लेयर और जनरल कॉर्टेक्स सिंगल लेयर की मल्टी लेयर, देखो दिख रहा है क्या? मल्टी लेयर तो है सर। पैरेन्काइमा की, कॉलेनकाइमा की, स्क्लेरेन्काइमा, मेरेनकाइमा स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट की एब्सेंट, प्रेजेंट फूड का स्टोरेज करता है कि नहीं करता है? करेगा। करेगा। तो क्लियर होगी बात, यही होता है कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स। क्या मोनोकॉट स्टेम में भी जनरल कॉर्टेक्स होगा? नो सर। इसका मतलब मोनोकॉट में अब आगे ग्राउंड टिश्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। मोनोकॉट स्टेम के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होते हैं वो कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, इन सब में विभाजित नहीं होते हैं। समझ गए क्या बात? क्लियर हो गई क्या बात? यस सर। अब रूट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट लेयर हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, उसके बाद नेक्स्ट लेयर क्या होता है? एंडोडर्मिस। अंतःस्त्वचा की बात करें, एंडोडर्मिस की बात करें तो एंडोडर्मिस की सेल्स की बैरल शेप होती है, जैसा एपिडर्मिस का सेल देखा था तो उसी शेप का होता है। यहाँ पर खास बात क्या है, रूट के अंदर जो एंडोडर्मिस होता है उसके ऊपर सुबेरिन का निक्षेप होता है। इसका सुबेरिन का निक्षेप, जिसे हम क्या बोल देते हैं? कैस्पेरियन पट्टी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कैस्पेरियन पट्टी, कैस्पेरियन। दिख रहा है क्या? ठीक है, एंडोडर्मिस, इसका एंडोडर्मिस बनाया है, रूट का बनाया है, इसके ऊपर किसका निक्षेपण किया है? यह है कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन पट्टी, जो कि इसे जल और खनिज लवणों के लिए अपारगम्य बना देगी। लेकिन बीच में कुछ सेल देख रहे हो तुम, ये वाली सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं पैसेज सेल। क्या बोलते हैं? पैसेज सेल। पैसेज सेल जो है, पथ कोश का जो है, उसके ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है। क्या यहां से पानी जा सकता है क्या? यानी रूट है जो वाटर एब्जॉर्ब किया वो इन सेल से एंटर नहीं होगा, बल्कि पैसेज सेल से अंदर एंटर होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई एंडोडर्मिस के बारे में? कि रूट के अंदर एंडोडर्मिस, पैरेन्काइमा टिश्यू तो है, एकल परतीय है, पैरेन्काइमा है, लेकिन उसके ऊपर सुबेरिन का निक्षेपण होता है। और सुबेरिन का निक्षेपण कुछ कोशिकाओं में नहीं होता जो प्रोटोजाइलम के पास होते हैं, उन्हें हम पथ कोशिका बोलते हैं। वहां से ही पानी और मिनरल स्टील में या रंग में एंटर होगा। यदि हम स्टेम के अंदर देखें तो स्टेम के अंदर जो एंडोडर्मिस की सेल होंगी, क्या इनके ऊपर भी सुबेरिन का निक्षेपण होगा क्या? नो सर। नहीं। इनके ऊपर भी कैस्पेरियन पट्टी होगी क्या? नहीं होगी। तो ये क्या करेगी? ये कोशिका पैरेन्काइमा की है, स्टोरेज का काम करती है। किसको स्टोर कर रही है? स्टार्च को संग्रहित कर रही है। जो डॉट बनाएंगे स्टार्च है। तो यहाँ पर हम इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे स्टार्च शीट, स्टार्च परत। तो डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम के एंडोडर्मिस में अंतर पता पड़ गया क्या? यस और नो? एक बार और बताइए ना। रूट का एंडोडर्मिस जो होता है पैरेन्काइमा का बना होता है, स्टेम का भी पैरेन्काइमा का बना होता है, बट रूट के एंडोडर्मिस में सुबेरिन का निक्षेपण होता है कैस्पेरियन पट्टी के रूप में, रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल के ऊपर या टेंजेंशियल वॉल के ऊपर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कैस्पेरियन पट्टी बोल रहे हैं। जल के लिए अपारगम्य होता है, खनिज के लिए अपारगम्य होता है। कुछ कोशिका जो प्रोटोजाइलम के अपोजिट होती है, वहां पर ये डिपोजिशन एब्सेंट होता है, वहां से ही वाटर जो है वो स्टील में एंटर करेगा। उन कोशिकाओं को बोलते हैं पथ कोशिकाएं। जबकि स्टेम के अंदर, डाइकॉट स्टेम के अंदर ये सुबेरिन का निक्षेपण नहीं होता है। ये परत जो है वो स्टार्च को स्टोर करती है, इसे हम स्टार्च शीट भी बोलते हैं। दिखे क्या बात? यस सर। देन इसके बाद में नेक्स्ट लेयर पेरिसाइकिल। रूट के अंदर पेरिसाइकिल जो है वो पैरेन्काइमा टिश्यू होती है। रूट का पेरिसाइकिल जो होता है वो कैसा होता है? पैरेन्काइमा। एकल परतीय की बहुपरतीय? बोलो ना, क्या बना हुआ है? बहुपरतीय। बहुपरतीय। पेरिसाइकिल मोस्टली मल्टी लेयर्ड होता है। स्टेम के अंदर पेरिसाइकिल की कुछ खास बात है। क्या खास बात है? कि पेरिसाइकिल जो है वो कौन से टिश्यू का बना होता है? वो पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा
पैरेंकाइमा के ऑल्टरनेट पैचेस के रूप में होता है। बहुपरतीय तो है, बहुपरतीय तो है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ऑल्टरनेट पैचेस हैं इसके पैरेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। क्या रूट और स्टेम की पेरिसाइकल में अंतर पता पड़ रहा है क्या? डाइकोट स्टेम की पेरिसाइकल जो होती है वो ऑल्टरनेट पैचेस ऑफ पैरेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा की बनी होती है। स्क्लेरेंकाइमा कहां पर होता है? स्क्लेरेंकाइमा वहां पर होता है जहां पर वास्कुलर बंडल है, ठीक इसके ऊपर। ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, फ्लोएम के ऊपर स्क्लेरेंकाइमा है। क्या मैं इस स्क्लेरेंकाइमा को बंडल कैप बोल दूं तो किसी को दिक्कत है क्या? रूट के अंदर पेरिसाइकल सिर्फ पैरेंकाइमा की बनी है, बहुपरतीय है। स्टेम के अंदर पैरेंकाइमा की बनी है और स्क्लेरेंकाइमा की बनी है, जो कि एकांतरिक रूप से उपस्थित होते हैं। जहां पे फ्लोएम होगा उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू उपस्थित होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? Yes, sir. Sir, I can't be able to hear you. Sir, your voice is very low. Sir, you are not audible. यही है। So now you can see xylem in this diagram. Am I audible now? सर नहीं दे रहा। No, sir. Then how are you able to reply my question? Are you listening Sir, only Kathy? Or you are able सर एक बोल नहीं आ रहा है। बहुत थोड़ा थोड़ा ही समझ में आ रहा है। सर नहीं सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं सच में नहीं दे रहा क्या? नहीं थोड़ा दे रहा थोड़ा है। Yes, सुनाई दे sir. रहा है यार, थोड़ा सर थोड़ा। बहुत देर से बोल रहे हैं। अच्छा बहुत देर से बोल रहे आप लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, डायग्राम बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो। सर पास आए तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। पास में आ रहा हूं तब बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है। अभी नहीं सुनाई दे रहा है बिल्कुल भी। नहीं दे रहा, बस सबका मुंह दिख रहा है। ये थोड़ा सा थोड़ा सा सर, ईयरफोन वाले को जो लगाया उसको थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है, जो नहीं लगाया उसको बिल्कुल नहीं सही सुनाई बोल दे रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ओके लेकिन नेटवर्क का तो और दिखाई पूरा दे रहा है? पता नहीं। दिखाई दे रहा है सही से? Yes, sir, है तो दिखाई दे रहे रहा हैं है। पूरे पूरे। दिखाई दे रहा है सर। दिखाई दे रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई भी दे रहा है थोड़ा। सुनाई नहीं दे रहा है। क्या करूं? अब तो टाइम भी होने वाला है वैसे ही। 5 मिनट के लिए चेंज करूंगा कुछ, तब तक तो टाइम ही हो जाएगा। सर आगे आवाज सुनाई दे रहा बढ़ाओ। है। फिर आगे वॉइस। हाँ आगे वेरी गुड। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जाइलम देख पा रहे हो सब बच्चे? जाइलम की अब पूरा सुनाई दे रहा। अब हाँ सर बढ़ाओ बढ़ाओ। हाँ 5 मिनट है, अभी मैं सेटिंग चेंज करने जाऊंगा ना, उतनी देर में हमारा टाइम वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, ध्यान से वो बच्ची की तरह सुन लो जो अभी मैं कुछ भी पूछ रहा था तो उसका आंसर सही से दे पा रही थी। टेलीपैथी के जरिए सुन लो, टेलीपैथी के जरिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब पेरिसाइकल के बाद में जो जाइलम और फ्लोएम होता है, रूट में जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है? रूट में जाइलम फ्लोएम जो है वो रेडियली अरेंज है। स्टेम के अंदर तो ऐसा अरेंजमेंट होता है, रूट में ऐसा। तो जाइलम फ्लोएम के बीच में जो पैरेंकाइमा टिश्यू होता है इसे क्या बोलते हैं? बताइए क्या? इसे बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कंजक्टिव टिश्यू। जबकि स्टेम के अंदर जो वास्कुलर बंडल के बीच में पैरेंकाइमा टिश्यू होता है यहाँ, उसे बोलते हैं हम मेडुलरी रेस। कौन सा? प्राइमरी मेडुलरी रेस। इसे बोल देते हैं हम स्टेम के अंदर प्राइमरी मेडुलरी रेस। क्या है? पैरेंकाइमा की, कोलेनकाइमा की, स्क्लेरेंकाइमा? पैरेंकाइमा। प्राइमरी मेडुलरी रेस है वो भी क्या है? पैरेंकाइमा टिश्यू है। ठीक है, और सेल के सेंटर में कुछ सेल्स होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट पैरेंकाइमा, इसे बोलते हैं पिच।
यहाँ पर सेल प्लांट के सेंटर में जो पेरेन्काइमल सेल्स होंगे यहाँ पर उन्हें बोलेंगे हम पिथ। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो रूट और स्टेम का है उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, कंजक्टिव टिश्यू और पिथ। लीफ में यदि मैं बात करूं तो लीफ में एक और भी चीज आ जाएगी, क्या? मीजोफिल। लीफ के अंदर क्या होगा? एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल के बीच में जो टिश्यू होगा, ये वास्कुलर बंडल है, मान लो ये एपिडर्मिस है। तो यहां पर जो सेल्स होती है वो क्या होती है? मीजोफिल। क्या हमने पढ़ा था इसके बारे में? डाइकॉट के अंदर दो टाइप की होती है। डाइकॉट के अंदर मीजोफिल जो है वो दो टाइप की होगी। कौन कौन सी? हेलिसेड और स्पॉन्जिसेड। हेलिसेड एंड स्पॉन्जी। जबकि मोनोकॉट में सिर्फ एक ही टाइप की होगी। टिश्यू पढ़ते टाइम हमने बात की थी, याद आ रहा है? तो मीजोफिल जो है दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, क्या इतनी बातें सबको क्लियर हो गई? क्या क्लियर हो गई? क्या इतनी बात? तुम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम तक एनसीईआरटी से पढ़ के आना है ना। नेक्स्ट लेक्चर में वास्कुलर टिश्यू सिस्टम और रूट स्टेम लीफ इन सब की एनाटॉमी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। चलो बाय Thank सर, हैप्पी होली सर। हैप्पी होली बच्चों। तुम लोग होली होली से एंजॉय करो, होली बढ़िया से मनाओ। ठीक है, पीपीटी पहन के खेलेंगे सर। सावधानी से, है ना। थैंक यू सर, बाय। हाँ, अरे एक मैंने दूसरे के खेल हाथ में लिया। रंग डालना और दांतों में मत लगाना। हाँ, वरना दांत आ जाएंगे, लग ही जाएगा। रंग बिरंगे हो जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं। ओके बाय बाय बच्चों, हैप्पी होली। बाय। हाँ, मैं आपको दिवाली भी कर रहा था। सर। चलो बच्चों मिलते हैं।